हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th का सबसे पहला यूनिट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इसे हिंदी में हम लोग जनन भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि इसके कितने पार्ट्स हमें पूरे कवर करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला रिप्रोडक्शन यूनिट है। रिप्रोडक्शन यूनिट का सबसे पहला भाग जो हमको पूरा डिस्कस करना है, उसका पहला भाग है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इस पार्ट में हम यह देखेंगे कि जनन क्या होता है, जनन के माध्यम की कितनी विधियां होती हैं, यह कैसे होता है, इसकी क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी को हम लोग सामान्य रूप में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद इसका अगला पार्ट हम लोग जो देखेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अर्थात पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पौधे आप सब जानते होंगे, 11th में पढ़कर आए हैं। पुष्पी पौधे मतलब आवृत्त बीजी पौधे, एंजियोस्पर्म, जैसे कि आम, अनार, केला, पीपल, बरगद, ये सब कैसे पौधे हैं? आवृत्त बीजी पौधे हैं। तो आवृत्त बीजी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है वो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगला इसका पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अर्थात मानव जनन। मनुष्य से संबंधित कौन कौन से लैंगिक अंग हैं, वे कैसे कार्य करते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है जनन में, ये सब सारी चीजों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसका चौथा पार्ट होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अर्थात जनन स्वास्थ्य की जो भी जीव है मनुष्य के रूप में, वे मनुष्य किस प्रकार से क्रियाएं अपनी करते हैं, वो जनन से संबंधित किस प्रकार की रोकथाम कर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं अपना सकते हैं जिससे कि उनका जनन स्वास्थ्य अच्छे प्रकार से चलता रहे, ये सारी चीजें हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट डिस्कस करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट, इस पार्ट को जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नाम से है, इस पार्ट को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे सामने एक सवाल आता है कि मनुष्य चाहे जाति हो या कोई घोड़ा हो, शेर हो या कोई पेड़ पौधा हो, सभी प्रकार के जितने भी जीवधारी हैं उनका एक निश्चित समय सीमा होता है कि वो एक निश्चित समय के पश्चात वो डेथ हो जाते हैं। तो उनकी मृत्यु के पश्चात वो आने वाली पीढ़ियों के रूप में इस पृथ्वी पर बने रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि मनुष्य लगातार मरते चले जा रहे हैं, अन्य सजीव मरते चले जा रहे हैं, फिर भी पृथ्वी पर सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष से बने हुए हैं। तो ऐसा क्या वो करते हैं जिसकी वजह से उनका गुण इस पृथ्वी पर निरंतर बना हुआ है? तो इसका जवाब हमको इस चैप्टर के माध्यम से ही मिलता है। इस चैप्टर का मतलब क्या है हिंदी में? जनन। और जनन से पहले हम लोग इसको ध्यान दें, यहाँ पे है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब ही होता है उत्पन्न करना, और यहाँ पर एक एडिशनल है री का मतलब होता है पुनः। तो किसी भी ऐसी प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कह सकते हैं जिसमें कि पुनः उत्पन्न होने की प्रक्रिया शामिल हो। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि एक निश्चित गुण वाले का बार बार उत्पन्न होना देखा जाए, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। हालांकि साइंस में यह प्रॉपर परिभाषा के रूप में नहीं मानी जाती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं इसकी परिभाषा से। तो यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा नोट कर दी है। जनन की अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया, या इसको हम लोग क्षमता भी बोल सकते हैं। तो किसी भी सजीव के द्वारा अपने समान ही संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता पाई जाती है, जो प्रक्रिया वे करते हैं, उसी प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। जनन की आवश्यकता क्यों है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमारे लिए आता है कि जनन वास्तव में क्यों आवश्यक है। तो जनन इसलिए आवश्यक है ताकि पृथ्वी पर किसी निश्चित जाति की मृत्यु हो जाने के पश्चात भी यह पृथ्वी पर लगातार सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष तक विद्यमान रह सके। अर्थात जीवन किसी जाति का जब खत्म हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो सिर्फ जात की मृत्यु हो, न कि उसके गुणों की मृत्यु हो जाए। अर्थात उसकी कोई न कोई पीढ़ी उसके समान ही उसके वंश को आगे बढ़ाती रहे। तो पृथ्वी पर निरंतर किसी जाति की निरंतरता, उपलब्धता बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया सबसे अहम है वह क्या है? वह है जनन। तो जनन समझने से पहले हमें कुछ चीजों को जानना होगा। इस चैप्टर की जो सबसे पहली हेडिंग होती है, पहला टॉपिक होता है, वह है जीवन काल, अर्थात इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पैन। अभी मैंने आपसे कहा कि सभी प्रकार के जितने भी सजीव होते हैं उनका
जन्म लेना और उनकी मृत्यु हो जाना यह पूर्णतः यथार्थ सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन कर पाना संभव नहीं है। तो लाइफ स्पॉन क्या है कि कोई भी जीवधारी जन्म लेता है और जन्म के पश्चात जब उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है तो उसके बीच में एक समय सीमा होती है। तो इस जन्म से और प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो जीवन काल होता है, जो जीवन अवधि होता है या जो समय अवधि होती है, उसी को हम लोग लाइफ स्पॉन कहते हैं। तो जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच, इसका ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक मृत्यु कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को आप पॉइजन दे दीजिए उसकी एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाए तो उस कंडीशन में वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का जीवन काल माना जाता है लगभग 60 से 70 साल। कुछ ऐसे अन्य प्राणी भी हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव या बहुकोषीय जीव या अंग तंत्र के आधार पर पाए जाने वाले जीव हैं जिनका जीवन काल कुछ कम, जिनका जीवन काल कुछ अधिक होता है, किंतु सबका जीवन काल निश्चित होता है। तो जब जीवन काल समाप्त हो जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उस हिसाब से उनकी पूरी प्रजाति को नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है, माना सभी मनुष्य की जो प्रजातियां हैं उनकी जो समयावधि है, जो जीवन काल है वो 60 से 70 साल है। तो आज से 60 से 70 साल पश्चात अगर देखा जाए तो मानव जाति को खत्म हो जाना चाहिए सन 2090 तक, किंतु हमको यह पूर्णतः स्पष्ट है कि 2090 के बाद भी इस पृथ्वी पर मानव जाति पाई जाएगी। तो उसका एक मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है जनन, क्योंकि वह अपने जीवन के दौरान यह प्रक्रिया बार बार करते हैं जिससे वह अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। अतः हमको यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जनन क्यों आवश्यक है, कि जीवन काल खत्म होने के पश्चात भी किसी निश्चित प्राणी का लगातार इस पृथ्वी पर जाति अपने अस्तित्व को बनाए रखने में समर्थ रहे, अतः हमारे लिए जनन आवश्यक है। एक बात और याद रखेंगे, जनन सजीवों का पहचान करने का एक पर्याप्त लक्षण है किंतु अनिवार्य लक्षण नहीं। इसका क्या मतलब है कि जनन अगर कोई प्राणी कर रहा है यह निश्चित हो जाता है कि वह प्राणी सजीव ही होगा, ऐसा कह सकते हैं, किंतु सभी सजीव जनन ही करें यह हम लोग आवश्यक रूप से नहीं कह सकते, उसके लिए अनिवार्य रूप से यह होगा, यह जरूरी नहीं है। तो अर्थात जनन करना सजीवों का एक पर्याप्त लक्षण है किंतु अनिवार्य लक्षण नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कुछ निश्चित जीवों की क्या लाइफ स्पॉन, क्या जीवन काल होती है। देखिए मैंने यहाँ पर आपके समय की बचत के लिए सब नोट कर दिया है। एक तरफ कॉलम बनाकर एक तरफ जीव लिख दिया, एक तरफ उसका जीवन काल लिख दिया गया है। तो सबसे पहले गेहूं या धान, जैसा कि जानते हैं ये सब सीजनल प्लांट्स हैं, तो गेहूं और धान का जो जीवन काल होता है 4 से 5 माह का होता है। बरगद का लगभग 200 वर्ष होता है, पीपल का 2000 से 3000 वर्ष होता है, गुलाब का 5 से 7 वर्ष होता है, तितली का 1 से 2 सप्ताह होता है, कौवा का 15 वर्ष होता है, बंदर का 26 वर्ष होता है, इसी प्रकार से कुत्ता का 20 से 30 वर्ष होता है, घोड़ा है, घोड़े का हो जाएगा 60 वर्ष, व्हेल का 37 वर्ष, तोता का 140 वर्ष, गाय का 20 से 25 वर्ष और कछुआ का लगभग 200 वर्ष। तो यह इनके जीवन काल है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली घड़ी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। तो जैसा कि एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, जनन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो इसका है वो है अलैंगिक जनन, जिसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं और इसको एकल जीव जनन भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंग्लिश में कहते हैं, इसका दूसरा नाम हिंदी में क्या हो जाता है? एकल जीव जनन। इसी प्रकार से जो दूसरा है प्रकार इसका, उसका नाम है लैंगिक जनन और इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया कि अलैंगिक जनन को दूसरे नाम से भी जानते हैं एकल जीव जनन। अब अलैंगिक जनन होता क्या है कि किसी भी एक ही सजीव के द्वारा जब संतान उत्पन्न की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है तो ऐसा जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। अर्थात एक ही जनक
सक्षम होता है अपने समान किसी नए जीवधारी को उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा नोट कर दिया है कि एक ही जीव द्वारा संतानोत्पत्ति करना ही अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा, यूग्लिना, या मैं कहूँ कि संपूर्ण प्रोटोजोआ हो गए, बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गए, फंगस हो गए, इस तरह के जो प्राणी होते हैं वह अलैंगिक जनन के द्वारा अपने वंशज को, अपनी जाति को पृथ्वी पर निरंतर बनाए रखते हैं। इसके उदाहरण मैंने इस प्रकार से लिख दिए हैं। तो निम्न वर्गीय जंतु एवं पौधे। इसी का एक दूसरा रूप है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है? जब किसी एक संतान को उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत लिंगों वाले सजीव की आवश्यकता होती है, किंतु वे एक समान जात के होने चाहिए। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि दो विपरीत लिंग वाले, इसमें से एक नर होगा, दूसरा मादा, दो विपरीत लिंग वाले जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करना ही लैंगिक जनन कहलाता है। इसके उदाहरण हो जाएंगे उच्च वर्गीय जीव, जंतु और पौधे। तो यहाँ पर हम लोग अलैंगिक जनन में एक बात ध्यान देंगे कि जब अलैंगिक जनन होता है तो यह एक ही जनक के द्वारा होता है। एक ही जनक के द्वारा होगा, इसका मतलब जो संतान होगा उसमें अपने ही जनक का लक्षण आएगा, और एक ही जनक है और उसकी संतान जो होगी उसमें उस जनक का पूरा लक्षण जाएगा। अर्थात जैसा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि मान लीजिए एक बैक्टीरिया मैंने ले ली, अब इस बैक्टीरिया से यदि कोई नई बैक्टीरिया उत्पन्न होती है तो यह जो दूसरी नई बैक्टीरिया उत्पन्न हुई है, अर्थात यह मातृकोशा हो गई और यह यह मातृकोशा हो गई और यह पुत्रकोशा हो गया। तो यहाँ पर इसका जो गुणसूत्र होगा, इसकी जो बाह्य संरचना होगी, इसकी जो बाह्य संरचना होगी, इसकी जो आंतरिक संरचना होगी, इसकी जो आंतरिक संरचना होगी, वह एक दूसरे के पूर्ण रूप से समान ही होगी, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। तो देखा जाए तो यह एक दूसरे की कॉपी है। तो पूर्णतः एक दूसरे के ही जैसा होना ही कहलाता है क्लोन। क्या कहलाता है? क्लोन। जब दो जीवधारी या जो दो रूप एक दूसरे के पूर्ण रूप से समान है तो उन दोनों रूपों को परस्पर क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं, और क्लोन बनने की क्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर विभाजन जो होता है वह होता है माइटोसिस, अर्थात समसूत्री विभाजन होता है। तो आगे इसको हम लोग और डिटेल पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार, लेकिन उसके पहले हम ये जान लेंगे कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अलैंगिक जनन के कितने प्रकार अभी हमको पढ़ने हैं, फिर मैं इन दोनों में अंतर बताऊंगा, फिर आपको अलैंगिक जनन के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन कराऊंगा और उसके बाद लैंगिक जनन पे उसके पश्चात आऊंगा। जितने हमारे लिए आवश्यक प्रकार हैं वो हमने नोट कर दिए हैं। सबसे पहला प्रकार है विभाजन, फिजन। इसमें हम लोग दो भाग पढ़ेंगे इसके, एक को कहते हैं द्विविभाजन और दूसरा होगा इसका बहुविभाजन। इसी प्रकार से अगला जो इसका प्रकार है वो है मुकुलन, जिसे हम लोग कहते हैं बडिंग। इसका अगला प्रकार है खंडीभवन, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। चौथा इसका प्रकार है पुनरुद्भवन, जिसे हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। पांचवा इसका रूप होगा बीजाणुजनन, जिसे हम लोग कहते हैं स्पोरुलेशन। और छठवां इसका जो प्रकार है वह है कलिका या जेम्यूल का बनना, इसे हम लोग कहते हैं जेमुलेशन। अब इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि विभाजन क्या होता है, मुकुलन, खंडीभवन, पुनरुद्भवन ये क्या होते हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। देखिए मैंने कॉलम बनाकर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में डिफरेंस यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट है केवल एक ही जनक के द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। जैसा कि अभी मैंने परिभाषा में ही बता दिया कि जो जनन अलैंगिक प्रकार का है इसमें संतान उत्पन्न करने के लिए सिर्फ एक ही जनक चाहिए, और जो संतान उत्पन्न होती है वह जनक से पूर्ण रूप से समान होती है। उसी के कारण हम लोग उसको एक दूसरे का क्लोन भी कहते हैं। किंतु लैंगिक जनन में ठीक इसका विपरीत रूप देखने को मिलता है। इसमें दो समान जातियों के किंतु विपरीत लिंगों वाले जनकों की आवश्यकता होती है, अर्थात एक नर होगा तो दूसरा मादा होना चाहिए। तो अब आगे अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं।
अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है। अब समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हम लोग 11th में ठीक प्रकार से पढ़े हैं, उसको अच्छे से समझते भी होंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। माइटोसिस को समसूत्री विभाजन, मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। माइटोसिस में एक मातृकोशा से 2 पुत्री कोशाएं बनती हैं, जबकि मियोसिस में एक मातृकोशा से 4 पुत्री कोशाएं बनती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अलैंगिक जनन में केवल माइटोसिस अर्थात सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में पहले कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके लिए अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात मियोसिस होता है, फिर उसके बाद समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता है। अब वो कौन सी प्रक्रिया है? वह प्रक्रियाएं होती हैं युग्मक जनन, जिनके लिए मियोसिस की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट अलैंगिक जनन में है कि इसमें युग्मक जनन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं होता। जब मियोसिस नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, तो उससे किसी प्रकार का युग्मक नहीं बनता। अभी मैं आपको अच्छे तरीके से यह समझाऊंगा कि वास्तव में ये युग्मक होता क्या है जिसकी इतनी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो अलैंगिक जनन में युग्मक जनन नहीं होता और बिना युग्मक के निषेचन संभव नहीं है। क्योंकि निषेचन क्या होता है, हम लोग हाई स्कूल में जैसा कि थोड़ा बहुत समझ कर आए हैं कि 2 युग्मकों का परस्पर मिलकर युग्मनज बनाना ही निषेचन कहलाता है। जब इसमें युग्मक बनेगा ही नहीं तो निषेचन की संभावना नहीं है। तो अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में युग्मक जनन और निषेचन नहीं होता। निषेचन का एक दूसरा रूप है जिसे हम लोग कहते हैं संलयन, सिंगैमी। संलयन का मतलब होता है 2 युग्मकों का मिलना, किंतु इसी से अगर युग्मनज बन जाता है तो उसी संलयन को ही हम लोग निषेचन कहने लगते हैं। लैंगिक जनन में युग्मक जनन भी होता है और युग्मक जनन होने के पश्चात 2 विपरीत गुणों वाले युग्मक आपस में जब मिलते हैं तो उससे निषेचन होता है, अर्थात इसमें युग्मक जनन और निषेचन दोनों क्रियाएं देखने को मिलती हैं। अलैंगिक जनन में मैंने कहा कि एक ही जनक के द्वारा होगा और एक दूसरे का वह कॉपी होता है, अर्थात संतान पूर्णतः जनक के समान होती है। आंतरिक, बाह्य, आनुवंशिक हर एक प्रकार से संतान अपने जनक के समान होती है। अतः संतान में और जनक में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं पाई जाती। किंतु लैंगिक जनन में नर का और मादा का दोनों का गुण आता है, मिश्रित गुण देखने को मिलता है। अतः कह सकते हैं कि नर और मादा का मिश्रित गुण होने के कारण जो संतान होती है वह जनक के पूर्ण रूप से समान न होकर आनुवंशिक रूप से भिन्नता प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से आनुवंशिक रूप में भिन्नता होने के कारण अगला पॉइंट यहाँ पर मैंने नोट किया है, तो उसको जानने से पहले एक चीज देख लेंगे कि सरल, तीव्र और अल्पकालिक का क्या मतलब है। अलैंगिक जनन एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसके लिए किसी विशेष प्रकार के न तो अंग की आवश्यकता होती है न तो किसी विशेष प्रकार की क्रियाओं का यहाँ पे कोई संचालन होता है। यह एक सरल प्रक्रिया है, सरल है अर्थात यह जल्दी से हो जाता है। तीव्र प्रक्रिया इसलिए कहते हैं, और जो जल्दी से हो जाता है तो समय कम लेता है, अर्थात इसे अल्पकालिक भी प्रक्रिया कहते हैं। तो अलैंगिक जनन सरल होता है, तीव्र होता है और अल्पकालिक होता है। जबकि लैंगिक जनन में अनेक प्रकार के चरण देखने को मिलते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की जटिल क्रियाएं होती हैं, अर्थात यह एक जटिल प्रक्रिया है और जटिल प्रक्रियाएं होने में समय ज्यादा लगता है, अतः यह एक मंद क्रिया है और यह एक ज्यादा समय लेने के कारण दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। ठीक आगे का पॉइंट अभी मैंने बताया कि अलैंगिक जनन में जो संतान होता है वह जनक से पूर्णतः समानता व्यक्त करता है और पूर्णतः समानता व्यक्त करने के कारण अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में वह अपने आप को ठीक प्रकार से पृथ्वी पर बनाए रखने में असमर्थ होने लगता है, और यदि कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो उसके नष्ट होने का स्थिति परिस्थिति बढ़ने लगता है। अर्थात यह प्राकृतिक चयन एवं जैव विकास में किसी प्रकार से सहयोगी नहीं है, यह अनुपयोगी है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह कोई विशेष भूमिका नहीं निभाता है कि वह जीव आगे किसी प्रकार के परिस्थिति के परिवर्तन होने पे अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पर बनाए रख सकेगा। इसमें अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में जो संतान होता है वह आनुवंशिक रूप से भिन्न होता है, अर्थात उसमें कुछ नया गुण, नया रूप देखने को मिलता है, अतः वह जैव विकास में सहायक होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, वह प्राकृतिक चयन में भी उपयोगी माना जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, प्रोकैरियोटिक जीव, ये सब अलैंगिक जनन करते हैं और इसमें कशेरुकी जंतु
और आवृतबीजी पौधे, कुछ अन्य पौधे भी होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म में भी लैंगिक जनन देखने को मिलता है। तो एक बात जानेंगे कि जो अलैंगिक जनन वाले जीव होते हैं उसमें से एक मुख्य भाग होता है प्रोटोजोआ का। जो प्रोटोजोआ है उनके बारे में यह कहा जाता है कि प्रोटोजोआ अमर है, अर्थात वह कभी मृत नहीं होते। ऐसा क्यों, इसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। पहले आप इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगली हेडिंग के रूप में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। इसमें पहला प्रकार जो होता है वह है विभाजन, इसको हम लोग बोलते हैं फिशन। अब इसमें हम लोगों को दो रूप पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हम जान लें विभाजन का मतलब क्या होता है। जब किसी एक प्राणी से दो या दो से अधिक नए प्राणी नवीन रूप में उत्पन्न होते हैं तब उसे हम लोग विभाजन कहते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं विभाजन का मतलब होता है बंटना, एक या एक से अधिक खंडों में बंटना। तो अब इसके हम लोगों को दो रूप जानने हैं, पहला है द्विविभाजन और दूसरा है बहुविभाजन। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन और बहुविभाजन को कहते हैं मल्टीपल फिजन। मैंने ऑलरेडी इसके एग्जांपल लिख लिए हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन के एग्जांपल होते हैं अमीबा, यूग्लिना, वर्टिसेला, पैरामीशियम, प्लेनेरिया आदि। तो सबसे पहले जान लें द्विविभाजन होता क्या है। जब किसी एक जीव के द्वारा दो समान रूप में नए जीव उत्पन्न होते हैं जिनका आकार, परिमाण सब कुछ समान होता है, तब ऐसे विभाजन को हम लोग द्विविभाजन कहते हैं। इसके एग्जांपल अमीबा, यूग्लिना, वर्टिसेला है। लेकिन इसको थोड़ा सा और समझ लेंगे हम लोग। अमीबा में जो द्विविभाजन होता है वह सिंपल इरेगुलर होता है, अर्थात यह अनियमित होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो अमीबा होती है उसका आकार आकृति कुछ भी निश्चित होता नहीं है। यूग्लिना और वर्टिसेला में अनुदैर्घ्य होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, अनुदैर्घ्य द्विविभाजन होता है। किंतु पैरामीशियम और प्लेनेरिया में ट्रांसवर्स होता है, जिसे हम लोग अनुप्रस्थ कहते हैं। तो इन में अलग अलग तरह का द्विविभाजन होता है। आइए हम लोग समझ लें द्विविभाजन किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया बैक्टीरिया और एक ले लिया है अमीबा, तो आइए हम लोग बैक्टीरिया से शुरू करते हैं। तो बैक्टीरिया में जो द्विविभाजन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सपोज दैट कि अपने पास ये बैक्टीरिया का एक रूप है, अपने पास ये बैक्टीरिया है, बीच में इसका न्यूक्लियाइड भरा हुआ है। जब द्विविभाजन की स्थिति आती है तो न्यूक्लियाइड अपने रूप में बढ़ोतरी करता है और धीरे धीरे इसकी कोशिका भित्ति बीच के भाग से दबना शुरू होती है और एक ऐसी स्थिति आती है कि न्यूक्लियाइड और कोशिका भित्ति पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो जाता है और टूटकर दो भागों में बट जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से इसकी क्रिया है बैक्टीरिया की। आप सभी देख सकते हैं एक बैक्टीरिया से दो नए बैक्टीरिया प्राप्त हो चुके हैं। अब चूंकि ये पूरी तरह से इसके बराबर है, अतः यह अलैंगिक जनन होने के कारण एक दूसरे के बराबर है तथा इसी को हम लोग क्लोन कहते हैं। हमने पहले इस बात को आपको क्लियर कर दिया है। इसी रूप को हम लोग द्विविभाजन कहते हैं। अब अगर इसको हम लोग अमीबा में देखें, मैंने एक और बात कही आपको बहुविभाजन। बहुविभाजन में क्या होगा, बहुविभाजन में होता है कि एक प्राणी से दो से अधिक नए प्राणी उत्पन्न होते हैं। अब इसमें ऐसा क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा अमीबा एंट अमीबा का जीवन चक्र, उसमें बताया जाता है कि अमीबा में या एंट अमीबा में पहले एक से अधिक केंद्रक बनते हैं और उसी दौरान उनके ऊपर एक सिस्ट बन जाता है जो कि इसके सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है या प्रतिकूल परिस्थिति में इसके जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ही सहायक भूमिका निभाता है। तो इसमें ढेर सारे केंद्रक आ जाएंगे और इन्हीं केंद्रकों की वजह से जब अमीबा नए अमीबी को उत्पन्न करेगा तो एक दो नहीं बल्कि इससे कई अधिक नए अमीबा प्राप्त होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे दो से अधिक अमीबी मिले हैं, अतः इसे हम लोग द्विविभाजन न कहकर बहुविभाजन कहते हैं। इसी का एक दूसरा रूप है जिसे हम लोग प्लाज्मोटोमी कहते हैं। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि कोई एक ऐसा भाग होगा, एक ऐसा जीवधारी होगा जो पहले से ही बहुकेंद्रकी होता है। अर्थात प्लाज्मोटोमी जो होती है वह बहुकेंद्रकी में होती है और इसमें जब विभाजन होता है तो जो नए प्राणी प्राप्त होते हैं वे भी बहुकेंद्रकी ही होते हैं। तो ऐसा बहुकेंद्रकी जीव जो कि नए बहुकेंद्रकी जीवों को उत्पन्न करता है उसकी
प्रक्रिया को ही प्लाज्माटोमी कहते हैं। और जब एक प्राणी से दो से अधिक नए प्राणी बनते हैं तो उसे बहुविभाजन कहते हैं। और एक प्राणी से सिर्फ दो प्राणी जब मिलते हैं तो उसे द्विविभाजन कहते हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल सबका लिख कर दिखा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैंने आपको द्विविभाजन बहुविभाजन बताया, इसमें काफी लोग आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वास्तव में इसमें अंतर क्या है। द्विविभाजन में एक प्राणी से दो नए प्राणी उत्पन्न होते हैं, बहुविभाजन में एक प्राणी से दो से अधिक प्राणी प्राप्त होते हैं। और जो बहुविभाजन की प्रक्रिया होती है यह प्रतिकूल परिस्थिति में होती है, जबकि द्विविभाजन की प्रक्रिया अनुकूल परिस्थिति में होती है। आइए हम लोग देख लेते हैं अगला अलैंगिक प्रकार मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, इसके एग्जांपल्स हैं ईस्ट, हाइड्रा और स्पंज। यह होता क्या है, सबसे पहले मुकुलन एक क्रिया है, लेकिन इसको जानने से पहले जानिए मुकुल क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्ड। ठीक, तो अब हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया है ईस्ट। एक ईस्ट है, इसमें परिस्थितियों के बदलने के दौरान एक किसी नए भाग का एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखाई देने लगता है। यही एक्स्ट्रा जो ग्रोथ होता है इसी को हम लोग अतिवृद्धि हिंदी में कहते हैं। यही धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है जब ये पूरी तरह से अलग होकर एक नए ईस्ट के रूप में जन्म ले लेता है। तो अब हमने देखा क्या कि पुरानी जो ईस्ट है उसमें किसी एक नए भाग का आवश्यकता से अधिक वृद्धि देखने को मिलता है, और वही आवश्यकता से अधिक जो वृद्धि हुई रहती है वही एक नए रूप में उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल। और इस तरह के अलैंगिक जनन को हम लोग कहते हैं मुकुलन। अगर ये जो अतिरिक्त भाग है यह अलग नहीं होता तो आगे चलकर यह लगातार वृद्धि करता रहता है, तब इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोमाइसीलियम। उस समय हम इसे क्या बोलते हैं, स्यूडोमाइसीलियम बोलते हैं। और अंततः यह भी अलग ही हो जाता है और अलग होकर एक बहुकोषीय नए प्राणी के रूप में जन्म लेता है। अगला प्रकार हम लोग देखेंगे खंडीभवन। इसे हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसके एग्जांपल्स हैं स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिप्स और कुछ अकशेरुकी जंतु जैसे स्पंज वगैरह में भी होता है, पोलिफेरा में। तो अब यहाँ पे हमने ले लिया है स्पाइरोगाइरा। क्या होता है, स्पाइरोगाइरा हम सभी जानते हैं ये कई पार्ट्स में बटे होते हैं। ठीक, इसके न्यूक्लियस वगैरह सब अलग होते हैं। यह एक बहुकोषीय भाग है। अब यहाँ पर जब खंडीभवन अर्थात जब इसका प्रजनन का समय होता है तो यह अपने एक निश्चित खंड से टूटकर कई भागों में बट जाता है, कुछ इस प्रकार से। अब ये जो नए भाग हैं इसके, ये नए भाग आगे चलकर एक नए स्पाइरोगाइरा को जन्म दे देते हैं। जितने भी खंड होंगे इसके वे नए स्पाइरोगाइरा को जन्म दे देंगे और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं खंडीभवन। अगला हम लोग पढ़ेंगे बीजाणु जनन। इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरुलेशन। ये ज्यादातर कवक में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बीजाणु जनन जानने से पहले हम जान जाए बीजाणु क्या होता है। बीजाणु एक पतली भित्ति वाला एक कोशिकीय रूप होता है जो कि कवकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बीजाणु आप जानते होंगे कई रूपों में मिलता है, जैसे चल बीजाणु, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, जिसमें से एक रूप है कोनिडिया जिसका एग्जाम्पल्स है पेनिसिलियम। इसमें कुछ इस प्रकार से होता है, ये सब जो मैं आपको गोलाकार संरचना के रूप में दिखा रहा हूं ये है कोनिडिया। इसी कोनिडिया से आगे चलकर नए रूप उत्पन्न हो जाते हैं और वही नए रूप नए पेनिसिलियम के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो जनन होता है यह जनन ही बीजाणु जनन कहलाता है। इसका जो अगला प्रकार अलैंगिक जनन में हम लोग आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुनरुद्भवन, जिसे हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। इसकी कई एग्जांपल्स हैं प्लेनेरिया, स्पंज, हाइड्रा, अमीबा आदि। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है। ये बड़े बड़े एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा है, तो उसका उत्तर है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऐसा प्राणी है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता अन्य सभी प्राणियों से कई गुना अधिक होती है। आइए जान लेते हैं पुनरुद्भवन क्या होता है। इसका मतलब यह है पुनः उद्भवन, अर्थात किसी एक जीव का दोबारा उत्पन्न
होना, ये क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन। तो इसकी क्या प्रक्रिया है ये देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है एक हाइड्रा, हाइड्रा को हमने आधे भाग से यदि कट किया तो यह दो भागों में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसका एक भाग ये हो गया और एक नीचे का भाग हो गया। इस प्रकार से हमको दो भाग मिल गए हाइड्रा के। अब यही परिस्थितियां अनुकूल होने पर यही हाइड्रा एक कंप्लीट हाइड्रा के रूप में विकसित हो जाएगा और जो हमने कट भाग किया था उसी भाग से एक नया हाइड्रा उत्पन्न होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अर्थात हमने देखा कि जो इसका ऊपरी भाग है और जो इसका निचला भाग है वे दोनों एक कंप्लीट हाइड्रा के रूप में हमारे सामने उत्पन्न हो चुके हैं। अब यह पूर्ववत हाइड्रा के समान विकसित रूप में अपना सारा कार्य करेगा। तो हमने देखा कि इसका जो आधा भाग था वो नए हाइड्रा के रूप में आ गया, निचला आधा भाग एक दूसरे नए हाइड्रा के रूप में उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि किसी भी प्राणी को जिसमें कि पुनरुत्भवन की क्षमता होगी उसको जितने भी पीस में हम लोग काटेंगे, जितने भी खंड करेंगे वे सभी खंड एक नए पूर्ण विकसित प्राणी के रूप में विकसित हो जाएंगे। किंतु एक ध्यान देने वाली बात यह होनी चाहिए कि पुनरुत्भवन सिर्फ उन्हीं खंडों के द्वारा होगा जिसमें कि केंद्रक का कुछ भाग उपस्थित होगा। बिना केंद्रक के उपस्थिति के पुनरुत्भवन हमें देखने को नहीं मिल सकता। अलैंगिक जनन में अगला प्रकार है कलिका। इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं स्पॉन्जिला। इसका ये परिभाषा होगा कि जो हम लोगों ने मुकुलन पढ़ा है उसी का यदि आंतरिक रूप देखने को मिले, अर्थात आंतरिक मुकुलन यदि किसी प्राणी में देखने को मिलेगा तो उसी को हम लोग कलिका के द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। किंतु कुछ वनस्पतियों में इसका थोड़ा सा अलग रूप देखने को मिलता है, जैसे कि फ्यूनेरिया में यह देखा जाता है कि उस फ्यूनेरिया की जो शाखाएं होती हैं या जो उसकी पत्तियां होती हैं उसके अग्रभाग में एक बहुकोशिकीय रूप देखने को मिलता है, उसी को कलिका कहते हैं। वही कलिका आगे चलकर एक नए फ्यूनेरिया के रूप में उत्पन्न हो जाती है। किंतु स्पॉन्जिला में यह कुछ अलग तरीके से होता है। तो स्पॉन्जिला में यह इंटरनल बडिंग के रूप में देखने को मिलता है और फ्यूनेरिया में यह दूसरे रूप में देखने को मिलता है। इस प्रकार से अब अलैंगिक जनन के जो अभी आपके लिए आवश्यक प्रकार थे वह समाप्त हुए। अगला हम लोग प्रकार पढ़ेंगे वर्धी या कायिक जनन। इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है इसको हम लोग जान लें। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी जनन, कायिक प्रवर्धन ये सब एक ही चीज है, इसके नाम एक ही है, लेकिन परिभाषा हम लोग पहले समझ लें तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है जब किसी पौधे के सिर्फ और सिर्फ कायिक भागों के द्वारा ही एक नए रूप का जन्म होता है, तो ऐसा जनन कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो कायिक भाग क्या होते हैं? पौधे के जड़, तना एवं पत्ती, ये भाग कहलाते हैं कायिक भाग। तो इन भागों के द्वारा किसी भी क्रिया के फलस्वरूप यदि नए पौधे का जन्म होता है तो ऐसा जनन कायिक जनन कहलाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जनन जंतुओं में नहीं होता, यह सिर्फ और सिर्फ वनस्पतियों में ही संभव होता है। तो कायिक जनन दो प्रकार से देखने को मिलता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन और एक दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। अब प्राकृतिक और कृत्रिम का अर्थ तो आपको स्पष्ट ही होगा। कृत्रिम कायिक जनन का मतलब होता है ऐसा जनन जो कि मनुष्यों के द्वारा कराया जाए, प्रकृति प्रदत्त न हो, ऐसा जनन कहलाता है कृत्रिम कायिक जनन। जैसे इसके कुछ मुख्य एग्जांपल्स अगर हम देखें या मुख्य रूप देखें तो वो हो जाते हैं जैसे कलम लगाना, आप जानते ही होंगे कलम लगाना, अभी मैं आप सबको क्लियर भी कर दे रहा हूं। दूसरा है दाब लगाना और तीसरा है रोपण। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कटिंग
इसे कहते हैं लेयरिंग और रोपण को कहते हैं ग्राफ्टिंग। जैसा हम लोग देखते हैं गुड़हल में, गुलाब में, केला में, अंगूर में, अमरूद में, इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि यदि हम उसके किसी एक भाग को, एक शाखा को काट कर जमीन में कहीं लगा दें, जब उसको पर्याप्त अनुकूल वातावरण मिल जाता है, जैसे प्रकाश मिल जाए, जल मिल जाए, खनिज लवण मिल जाए, उसकी जो भी जरूरतें हो यदि वो पूरी होने लगती हैं तो वह एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। इसी विधि को हम लोग कृत्रिम कायिक जनन बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने जो देखने को मिलता है वह होता है कलम लगाना। चलो अब आगे हम लोग देखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। जड़, तना, पत्ती का प्राकृतिक विधियों द्वारा जब जनन होता है तो ऐसा जनन कहलाता है प्राकृतिक कायिक जनन। तो जड़ बोले तो रूट, तना, स्टेम, पत्ती, लीफ, इसके द्वारा जनन होता है, किसी को कायिक जनन कहते हैं। तो रूट और पत्ती का हम लोग पहले देख लेते हैं क्योंकि इसका सामान्य सा रूप देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा अजूबा, जिसको हम लोग ब्रायोफिल्म भी कहते हैं, अजूबा के द्वारा यदि जनन होता है तो उसमें कुछ ऐसा रूप देखने को मिलता है। ये हो गई पत्ती, पत्ती के जो आगे भाग है, पत्ती के ऊपर पत्ती, इसमें ऐसे रूप देखने को मिलते हैं। इन्हें हम लोग कक्षस्थ कलिकाएं भी कहते हैं। इन्हें हम लोग कक्षस्थ कलिकाएं कहते हैं। ये छोटी छोटी पत्तियों को यदि हम चाहें तो इसको अलग कर कर एक नए अजूबा के पौधे को उत्पन्न करा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो जनन होगा उसे हम लोग कहेंगे पत्तियों के द्वारा कायिक जनन। ठीक इसी प्रकार से यदि हम जड़ों का रूप देखना चाहेंगे तो यह देखने को मिलता है शतावर में, सलजम में, डहेलिया में और शीशम में। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें जड़ों के द्वारा कायिक जनन देखने को मिलता है और उसी को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अब हमको देखना है तने के द्वारा। तने में दो रूप देखने को मिलते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं भूमिगत तना और एक दूसरा जो रूप होता है उसे हम लोग बोलते हैं अर्धवायवीय तना। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सब एरियल रूट्स, सब एरियल स्टेम, और इसे हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अब इसमें भी हमें कई रूप देखने हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग दूसरा इसका आगे का भाग पढ़ते हैं। देखिए आपका समय बचे इसके लिए मैंने सब कुछ एक बारी में नोट कर दिया। तो तना का जो दो रूप हमको पढ़ना है वो है भूमिगत तना और अर्धवायु तना। एक बार आप लोग इसका ये जान लीजिए कि हमको कौन कौन सा भाग पढ़ना है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे कुछ पूछेगा तो वो सिर्फ आपसे एग्जाम्पल ही पूछेगा ऑप्शनल में, और इसका कोई विशेष आपको विस्तृत रूप देखने को नहीं मिलेगा। तो भूमिगत तना में हमको कुल 4 रूप पढ़ने हैं कि कंद के द्वारा, प्रकंद के द्वारा, घनकंद के द्वारा और शल्ककंद के द्वारा। तो कंद का एग्जाम्पल क्या होता है? आलू। जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि जो कायिक जनन होता है यह ज्यादातर कक्षस्थ कलिकाओं के द्वारा होता है। जैसे आप देखे होंगे आलू को कुछ दिन तक जब अपने घरों में रखते हैं, जब उसको प्रॉपर नमी वगैरह मिलती है तो उसमें कुछ अंकुरित रूप देखने को मिलता है जिसको हम लोग आंख कहते हैं, आंख निकल रही है। तो वही अगर हम लोग और उसको अनुकूल परिस्थिति में रख दें तो उससे पूरा आलू का पौधा विकसित हो जाएगा। तो इस तरह का जो जनन होता है उसे हम लोग कहते हैं कंद के द्वारा जनन। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा है प्रकंद, प्रकंद में क्या होता है कि यह भूमिगत रूप होता है। भूमिगत का मतलब होता है मृदा के नीचे। तो मृदा के नीचे यह क्षैतिज रूप में, जैसे आप लोगों ने अदरक देखा होगा, हल्दी देखा होगा, भूमिगत रूप में यह क्षैतिज रूप में आगे की ओर बढ़ता है। और इसमें जो सल्की भाग होते हैं, आपने पढ़ा होगा सल्की पत्र,
जिसको हम लोग स्केली लीव्स भी बोलते हैं, तो उसके दौरान वहां से कुछ कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं और उन कक्षस्थ कलिकाओं से ही एक नया अदरक या हल्दी का रूप देखने को मिल जाता है। तो इस तरह के जनन को हम लोग कहते हैं प्रकंद के द्वारा जनन। एक तीसरा रूप है घनकंद। घनकंद में क्या होता है, भूमिगत रूप में पूरी तरह से पौधा एकदम जमीन के नीचे होगा, लेकिन उसका जो विकसित रूप होगा वह ऊर्ध्वाधर रूप में मृदा के ऊपर आएगा और इस प्रकार से एक नए रूप में वह विकसित हो जाता है। तो इस तरह का जो जनन होता है उसे हम लोग कहते हैं घनकंद। इसका एग्जाम्पल अरवी, बंडा, केसर और जिमीकंद होता है। लास्ट जो हम लोगों को भूमिगत तना में पढ़ना है वो होता है सल्कंद। इसका एग्जाम्पल होता है प्याज, लहसुन, रजनीगंधा। हम जानते हैं कि प्याज लहसुन का जो पूरा का पूरा रूप होता है किसी एक जगह पर जाकर मिलता है और जहां पर सभी उसके पत्र मिलते हैं वहां से एक नया अंकुरण उत्पन्न होता है और वही आगे चलकर एक नए पौधे का रूप ले लेता है। तो इस तरह का जो जनन होता है उसको हम लोग शल्ककंद के द्वारा जनन कहते हैं। ये हो गया भूमिगत तना का पूरा। अब आगे का जो रूप है वो है अर्धवायवीय तना, इसको हम लोग बोलते हैं सब एरियल स्टेम। अब इसमें भी हम लोगों को चार रूप पढ़ना है। एक कहलाता है ऊपर भूस्थारी, दूसरा कहलाता है भूस्थारी, तीसरा कहलाता है भूस्थारिका और चौथा कहलाती है अंतःभूस्थारी। इसमें कुछ ऐसे हैं जो मृदा में होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जलोद्भिद के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। जलोद्भिद मतलब जो जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, उनका जीवन चक्र जल में पूर्ण होता है, ऐसे पौधों को जलोद्भिद पौधे कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको बात आगे बढ़ाते हैं। तो ऊपर भूस्थारी के एग्जाम्पल्स होते हैं दूब घास और खट्टी बूटी। भूस्थारी के एग्जाम्पल्स हैं अरवी, केला और बेला। भूस्थारिका का एग्जाम्पल हो जाता है पिस्टिया और जलकुंभी। अंतःभूस्थारी का एग्जाम्पल होता है पुदीना, गुलदाउदी। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए ताकि आपको समझने में, याद करने में कोई समस्या न हो। अब इसको हम लोग डिटेल में अगले भाग में चित्र के माध्यम से समझेंगे। काइटिन के बाद एक उसी का मॉडिफाइड रूप हमको देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। आजकल इस तकनीक का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, अतः सूक्ष्म प्रवर्धन को हम लोग सबसे आधुनिक कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। इस कायिक प्रवर्धन में एक विशेष प्रकार की तकनीक अपनाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं ऊतक या कोशिकीय संवर्धन तकनीक। वास्तव में होता क्या है, यदि हमें एक ही पौधे से सैकड़ों हजारों की संख्या में कम समय में पौधे प्राप्त करने होते हैं या अन्य जीव जंतु प्राप्त करने होते हैं तो उस समय हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम लोग किसी एक जीवधारी का एक छोटा सा भाग, जिसको हम लोग ऊतक कह सकते हैं, उस भाग को निकाल लेते हैं और उससे हजारों लाखों की संख्या में नए प्राणी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यह कम समय में और ज्यादा प्रभावशाली विधि मानी जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में दर्शाया गया है कि एक विशेष प्रकार का हम लोग माध्यम लेते हैं जिसमें हम जिस पौधे का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नया रूप उत्पन्न कराना चाहते हैं उसका एक छोटा सा ऊतक हम लोग ले लेते हैं। फिर उस ऊतक को हम लोग एक दूसरे माध्यम में रखते हैं जिसमें कि पर्याप्त पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं या इसके लिए आवश्यक वातावरण हम लोग उसमें उपस्थित करा सके, ऐसा माध्यम लेते हैं। फिर जब उस माध्यम में हम लोग ऊतक को रखते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है। इस कोशिकाओं का गुच्छा जो नया रूप बनता है, इसी कोशिकाओं के गुच्छे को हम लोग कैलस कहते हैं। अब आगे इसी कैलस को हम लोग दूसरे माध्यम में रखकर उसके एक नया पौधा अंकुरित करा सकते हैं। तो इस तरह की जो विधि होती है इसी को हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ ले, इसका एग्जांपल्स हम बताएंगे आपको, जैसे कि आर्किड हो गया, सतावर हो गया, गुलदाउदी जिसे हम लोग क्राइजेंथेमम भी कहते हैं। इस तरह के जो पौधे होते हैं उनका सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा जनन देखने को मिलता है।